हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम सिटीजनशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब हम सिटीजनशिप को समझ लेंगे उसके बाद हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। ये पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद आप बिल्कुल सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब में सहज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन डेली की तरह सबसे बड़ा मोटिवेशन मम्मी पापा का सपना है ना। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 5। देखिए इसमें 5 to 11 जो 5 से 11 के बीच में है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, ये सिटीजनशिप की बात करते हैं, ठीक है। और सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है, अगर क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है, तो ये आता है पार्ट 2 में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर हम बोल लें कि हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप है, ठीक है। तो 5 to 11 आर्टिकल्स हैं। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट आर्टिकल 5 क्या बोलता है, किस तरह से ये सिटीजनशिप का प्रावधान करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इस संविधान के प्रारंभ पर मतलब प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, मीन्स की डोमिसल या फिर यहाँ पे निवासी है, ठीक है। अगर संविधान क्या हुआ है, लागू नहीं हुआ है, उसके पहले की बात है ये। तो आर्टिकल 5 के विषय में ऐसी बातें हैं, ठीक है, कि वहाँ मतलब यहाँ पे संविधान लागू होने से पहले रह रहा हो। उसके बाद एक बात और है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे थे, ठीक है, जो ऐसे प्रारंभ, ठीक है, से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक क्या हो, भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो। मतलब जब संविधान लागू हुआ ना, तो उसके पहले 5 वर्ष से वो क्या कर रहा हो, भारत की टेरिटरी में, ठीक है, तो वो क्या कर रहा हो, नागरिक मतलब ऐसे राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो, तो उसे भारत का नागरिक मिलेगा आर्टिकल 5 के तहत, ठीक है, भारत की नागरिकता। तो आर्टिकल 5 के विषय में हमने जान लिया। अब देखते हैं आर्टिकल 6, ठीक है। आर्टिकल 6 में किस तरह से प्रावधान किया गया है कि किस व्यक्ति को नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। इसमें लिखा गया है आर्टिकल 5 में जो बातें कही गई हैं, ठीक है, राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, 5 वर्ष की अवधि हो, मम्मी पापा में से कोई नागरिक होने चाहिए, है ना, उनके बावजूद इसमें क्या लिखा गया है आर्टिकल 6 में। इसमें मेन चीज़ ये अधिनियम 1935, आप इस पे ध्यान लें, और 19 जुलाई 1948 पे ध्यान दें, ठीक है। अब आर्टिकल 6 में ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसमें क्या कहा गया है कि जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत हो, ऐसे व्यक्ति के लिए आर्टिकल 6 क्या करता है, नागरिकता का प्रावधान करता है, ठीक है, सिटीजनशिप का प्रावधान। जैसे मान लीजिए भारत जब स्वतंत्र हुआ, ठीक है, उसके बाद संविधान निर्माण हुआ, तो ये हमारा रहा भारत, ठीक है, ठीक है। और इस सेक्टर में है पाकिस्तान। मान लीजिए पाकिस्तान के किसी भूभाग में कोई व्यक्ति चला गया है और वो चाहता है भारत की नागरिकता, तो वो उस भूभाग को छोड़ के, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है, 19 जुलाई 1948 देखिए नीचे लिखा हुआ है, उसके पहले आ जाए, ठीक है, या तो उसके बाद के भी मतलब कुछ प्रावधान है कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भी आता है तो भी उसके लिए कुछ प्रावधान है, कुछ प्रोसेस है नागरिकता मिलने के। तो यहाँ पे देखिए खंड ख के 1 में दिया हुआ है, ठीक है, कि 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार का प्रावधान, सॉरी, प्रवसन, ठीक है, प्रवसन बोले तो माइग्रेट करके कोई आ रहा है वहाँ से, तो क्या होगा उसकी मतलब प्रवसन तारीख के भारत के राज्य क्षेत्र में क्या होगा, मामूली तौर से वो निवासी रहा है। तो ये बातें रहीं आर्टिकल 6 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 6 को फिर से समझिए, ये इसमें क्या था, आर्टिकल 5 के अंतर्गत तो उसने शर्तें मंजूर करी हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर वो क्या है कि हमारे जब स्वतंत्रता हुआ उस समय वो मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो ये कोई भूभाग है जो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है भारत को। भारत को जब माइग्रेट कर रहा है तो उसके लिए प्रावधान किया गया है आर्टिकल 6 में, अगर उसको जो नागरिकता मिलेगी, ठीक है, तो वो डेट है 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है। अगर वो क्या करता है, एंट्री लेता है, या तो 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है, इसमें कुछ शर्त और कुछ कंडीशन के साथ फिर भी उसको नागरिकता मिल जाएगी अगर उसका इंटेंशन ठीक है तो, ठीक है। तो आर्टिकल 6 में यही कहा गया है। इसमें क्वेश्चन अगर आपसे बने तो 19 जुलाई 1948 डेट याद रखें। और ये 1935 अधिनियम क्या है, ये एक्चुअली बात करता है कि जो आपके मम्मी पापा की रजिस्ट्री है ना सिटीजनशिप के रूप में, या तो फिर मम्मी पापा के, या तो फिर माता के मम्मी पापा की रजिस्ट्री जो है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 तक का
ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 था ना, 1947 से पहले जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तो इसी के मतलब जो प्रावधानों के हिसाब से अपना मतलब देश गवर्न होता था, मतलब शासन चलाता था जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को भी याद रखें, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बने कि जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था या फिर शासन प्रशासन चालू नहीं हुआ था, तो किस अधिनियम के अंतर्गत हमारे वहाँ शासन चलता था, ठीक है, तो ये 1935 ही है। इस विषय को याद रखें, कई एग्जामों में पूछ चुका है, ठीक है। तो उन ये आर्टिकल 6 सिंपली आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक लाइन आप याद रखें, इसमें आर्टिकल 6 में उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है जो पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं। कब? 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है, या तो उसके बाद भी आए हैं खंड 2 में, ठीक है। देखिए खंड ख के 2 में, तो उसके लिए भी अगर जैसे मान लीजिए हमारे भारत सरकार के किसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास या फिर किसी अधिकारी पद या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री में इनका कोई ऐसा प्रावधान है, ठीक है। देखिए रजिस्टर मतलब क्या है कि रजिस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है, ठीक है, और उनके लिए भी प्रावधान है, ठीक है। इतना मोटा मोटी जानिए, इतना ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा आर्टिकल 6 के बारे में। अब आर्टिकल 7 किसके विषय में बात करता है? ये भी नागरिकता का ही बात करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मान लीजिए ये इंडिया और पाकिस्तान है, ठीक है। अब इंडिया में मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे ये डेट याद रखिए, 19 जुलाई 1948 यहाँ पे भी काम आएगा। 1 मार्च 1947 इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। तो 1 मार्च 1947 के बाद मान लीजिए इंडिया से कोई यहाँ पे चला गया माइग्रेट होके, ठीक है, तो उसके लिए हमारे वहाँ नागरिकता रद्द हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ से 1 मार्च 1947 को गया, फिर से रिटर्न आ रहा है, ठीक है, और उसका इंटेंशन ठीक है, मंशा ठीक है, यहाँ पे रहने की मतलब मंशा से आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 7 में किया गया है, जो आपके आर्टिकल 6 के खंड ख के 2 में चर्चा किया गया है। 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान है ना। तो ये आर्टिकल 7 उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है अपने देश के अंदर। बस इतना सा ही जानना है, ठीक है। तो आर्टिकल 7 हो गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 8 किस विषय में बात करता है। ये बड़ी बड़ी लाइनें जो लिखी हुई हैं ना, ये इसको आप पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, जो मैं मतलब जल्दी जल्दी आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 8 में देखिए क्या कहा गया है। अनुच्छेद 5 में किसी भी बात की होते हुए भी जो भी मम्मी पापा का नागरिकता या फिर मम्मी पापा के पापा का नागरिकता या फिर राज्य क्षेत्र में 5 वर्ष मतलब लागू होने से पहले के जो कंडीशन है, उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति क्या है जो जिसके माता पिता कहाँ हैं, मतलब या फिर उनके पितामह है या फिर पितामही, जैसे दादा दादी या नाना नानी कोई भी हैं, मूल रूप से मतलब अधिनियमित जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत वो क्या थे, भारत के मूल निवासी थे, ठीक है, भारत में जन्मे थे। जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में, मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, मान लीजिए ये भारत है और इसके बाहर किसी देश में रह मतलब चले गए हैं प्रवास करके, वहाँ पे रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, ठीक है, और किसी मतलब निवास कर रहे हैं और भारत का नागरिक उन्हें समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, अपने द्वारा क्या करते हैं, उस देश से जैसे जहाँ पे हैं यहाँ से जाके हमारे काउंसलेट से, ठीक है, हमारे जो अम्बेसडर वहाँ पे बैठे रहते हैं या फिर हमारा वहाँ पे बैठा रहता है ना एम्बेसी, वहाँ पे जाके क्या करा लेते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें भी आर्टिकल 8 के अंतर्गत नागरिकता देने का प्रावधान है। मीन्स की सिंपल है, मान लीजिए आपके मम्मी पापा क्या हैं कि मतलब जाके उस समय जब संविधान लागू हो रहा था, ठीक है, उस समय चले गए थे, प्रवास कर रहे थे मतलब दूसरे देश में, और उसमें आपके नाना नानी या मम्मी पापा या फिर कोई भी ऐसा इंसान था जो नागरिक था भारत के क्षेत्र में, ठीक है, कब? संविधान लागू होने से पहले, और वो वहाँ पे दूसरे देश में निवास कर रहे हैं और वहीं पे हैं। अगर उन्हें नागरिकता चाहिए तो उन्हें जाके काउंसिल मतलब कहाँ से, यहाँ देखिए आवेदन कर सकते हैं, कहाँ पे, वही एमबीसी वगैरह में जो होती है दूसरे देशों में, वहाँ से जाके देखिए यहाँ पे राजनयिक की बात कही गई है, तो वहाँ से जाके ये नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा।
चलिए आर्टिकल नंबर 9 देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई अपने देश का नागरिक है, किसी और देश में जाके वहाँ की नागरिकता ले ली है, ठीक है, तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत वो भारत का नागरिक नहीं होगा, उसकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। और अनुच्छेद 6 और 8 के अंतर्गत जो देखिए प्रोसेस के थ्रू मिल रहा है ना नागरिकता, तो उन्हें नागरिक नहीं समझा जाएगा। मीन्स कि आर्टिकल 9 मतलब किसी की नागरिकता रद्द करने से रिलेटेड बातें करता है, यदि जो वो इंसान किसी और देश में जाके स्वेच्छा से नागरिकता ले लेता है, क्योंकि हमारे वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 10 क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपको नागरिकता का अधिकार मिल गया है, ठीक है, तो जो भी परिवर्तन होता है या फिर कोई भी नागरिकता से रिलेटेड कोई भी बातें होती हैं, तो उसमें क्या करता है, संरक्षण देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पुरोगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ठीक है, नागरिक है आर्टिकल 5, समझा जाता है 6, 7, 8, ठीक है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा, उसकी नागरिकता रद्द नहीं होगी ऐसे, ठीक है, बिना किसी मतलब मतलब सिचुएशन या कंडीशन के या फिर किसी विषम स्थिति के। आर्टिकल 11 किस विषय में बात करता है, जैसे मान लीजिए वो तो संविधान लागू होने या फिर 2004, 2003 या फिर 1948 की बातें थी, ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई भारत में नागरिकता लेना चाहता है, तो ये बातें संसद की जिम्मेदारी पे आर्टिकल 11 में मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, इस भाग के पुरोगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद के पास है, ठीक है। तो ये बातें आर्टिकल 11 में लिखी गई हैं, ये याद रखें। और एक चीज़ और इसमें दी गई है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति, तो अगर क्वेश्चन बने कि नागरिकता की समाप्ति से रिलेटेड प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 11 भी होगा और आर्टिकल 9 में भी आर्टिकल 9 में भी इस बात की चर्चा की गई है, अगर आप स्वेच्छा से जाके किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो, ठीक है। तो आर्टिकल 9 और 11 भी इस विषय में बात करते हैं। तो और आर्टिकल 11 क्या नए अगर प्रावधान बनते हैं, जैसे मान लीजिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आया था, व्हाट इज दिस, जस्ट वेट, ठीक है, जो हमारा आया था क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मान लीजिए एक्ट 1955 जो आया था, इसी के अंतर्गत आया था, ठीक है, और जिसमें नागरिकता के बहुत सारे आयाम जुड़े हुए हैं और नागरिकता रद्द होने के भी प्रावधान जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 जो है ना, ये नए लोगों के लिए मतलब नागरिकता का प्रावधान करता है। इसको हम कभी दूसरे सेशन में डिटेल में कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखें कि नए प्रावधान अगर संविधान में ऐड करने हैं नागरिकता के लिए, किसी के नागरिकता का हनन करने के लिए या फिर किसी को नागरिकता देने के लिए, तो आर्टिकल 11 में, और वो संसद की शक्ति है, ठीक है। तो ये रहा आर्टिकल 11 के बारे में। और इस तरह से हमने सिटीजनशिप के सारे आर्टिकल्स देख लिए। एक बारी मोटा मोटी फिर से हम आपको शुरू से एक बारी बता देते हैं, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, एमसीक्यू करेंगे। देखिए आर्टिकल 5 में हमने किस विषय में बात करी कि अगर कोई भारतीय मतलब जो संविधान लागू होने से पहले भारत में क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो, ठीक है, भारत में जन्मा हो उसके राज्य क्षेत्र में, ठीक है, और अधिवासी हो, अधिवास मतलब वहाँ पे रह रहा हो, जिसके माता पिता क्या हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे थे, ठीक है, जो ऐसे मतलब प्रारंभ ठीक पहले, जैसे जब मान लीजिए संविधान लागू हुआ उसके 5 वर्ष तक भारत में रहे हों पहले ही राज्य क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आर्टिकल 5 की बात थी। आर्टिकल 6 में जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो कोई व्यक्ति अगर भारत का मतलब नागरिकता चाहता है, लेकिन वो कहाँ पे है, पाकिस्तान के किसी भूभाग में है, तो वहाँ से वो रिटर्न आता है 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है, तो भी, और फिर किसी कंडीशन में 19 जुलाई 1948 के बाद भी आता है, और उसके लिए हमारे वहाँ कुछ मतलब आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स में ऐसे कुछ प्रावधान पहले से बने हुए हैं नागरिकता के, ठीक है, तो भी उसे हम नागरिकता देते हैं आर्टिकल 6 के अंतर्गत। आर्टिकल 7 में बात की गई है, मान लीजिए आप 1 मार्च 1947 के बाद क्या हुआ, आप यहाँ से पाकिस्तान गए, ठीक है, तो आपकी रद्द हो जाती है नागरिकता, ठीक है, लेकिन अगर सही मंशा से 1 मार्च 1947 के बाद भी रिटर्न आते हैं, ठीक है, भारत में रहने की दृष्टिकोण से यहाँ पे मतलब आके निवास करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पहले 5 साल रिसाइड करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको नागरिकता जो मिलेगी वो आर्टिकल 7 में है, ठीक है।
तो ये रही आर्टिकल 7 की बात। आर्टिकल 8 में क्या कही गई है कि अगर आप जैसे मान लीजिए आर्टिकल 5 के होते हुए भी वो मतलब सारी चीज़ें कंडीशन पूरा करते हुए आप किसी मतलब आपके यहाँ नानी नाना या फिर मतलब मम्मी पापा कोई भी नागरिक रहे हों या जन्मे हों राज्य क्षेत्र में, ठीक है, तो अगर आप विदेश में हैं, ठीक है, तो आपको नागरिकता चाहिए भारत का, तो फिर आपको क्या करना होगा, वहाँ पे जो एमबीसी होती है ना, जो वहाँ पे राजनायक होते हैं, एम्बेसडर होते हैं या फिर काउंसलेट होता है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्री करानी होती है। वहाँ से आपको नागरिकता मिलने के प्रावधान आर्टिकल 8 में है, ठीक है। आर्टिकल 9 में यदि जो आप स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता लेते हैं, जैसे अक्षय कुमार चर्चा में थे, है ना, न्यूज में थे ऐसे कनाडा को लेके, तो इस प्रकार की स्थिति अगर बनती है तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत आपकी नागरिकता रिजेक्ट हो जा रही है और 6 और 8 के अंतर्गत आपको नागरिक नहीं समझा जाता है। आर्टिकल 10 में क्या है कि जो संसद द्वारा बनाई जाए उनके अंतर्गत जो नागरिक है, आपका पद, अगर आप नागरिक हैं तो वो पद बना रहेगा, ठीक है। और आर्टिकल 11 में क्या है कि अगर कोई भी पुरोगामी कोई भी नागरिकता का प्रावधान बनता है कि और भी कोई प्रावधान हो कि नागरिकता लेने या फिर नागरिकता रद्द करने के, तो वो आर्टिकल 11 में वो किसकी शक्ति है, संसद की शक्ति, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे मोटिवेशन के लिए, ठीक है, इस फैमिली के ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, बस केवल 15 सेकेंड का इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करना है, बस इतनी सी बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, ठीक है। तो देखिए 1 से 4 में नहीं है, क्योंकि इसमें संघ की बात की गई है ना, अभी इसको हमने चर्चा ही नहीं करा, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 5 to 11 इसका सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बात करी है। और ये अनुच्छेद 35 से 51 जो है, ठीक है, ये 35 को छोड़िए, अगर 35 को हटा दें, 36 से 51 डीपीएसपी की बात करता है ना, नीति निर्देशक तत्व, तो ये नहीं है। और 6 से 11 नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 अनुच्छेद 5 भी आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ चला गया, ठीक है, 2 इधर उधर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम्स हैव बीन लॉस्ट। तो ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको सही जवाब चूज करना है, ठीक है। तो अभी हमने चर्चा किया कि अनुच्छेद 11 है ना, तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को ये शक्ति है प्राप्त कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। देखिए हमने चर्चा करी जब शुरू में, तभी इस विषय में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन को चूज कीजिए आप, अगर आपको पता है तो, ये एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान करता है, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमारे वहाँ बारो किया गया है, इस प्रकार का प्रोसेस, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। होप कि ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गए होंगे आपके लिए। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन है, 2 3 ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। तो अभी इसको हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया। देखिए अगर लागू करने की बात आई ना, तो इसमें संविधान लागू होने से पहले ही नागरिकता का प्रावधान लागू हो गया था, ठीक है। संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो नागरिकता का प्रावधान 1949 से ही लागू हो गए थे, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। कैसे नहीं की जा सकती है बताइए। जन्म द्वारा की जा सकती है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, इसे नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू भी, मतलब नेचुरलाइजेशन इसको ठीक है देखेंगे। तो किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, ये भी सही है, क्योंकि देखिए 100 अमेंडमेंट में बांग्लादेश के बहुत सारे भूभाग को हमने अपने में मिलाया था और फिर यहाँ से उनको भी कुछ भूभाग दी थी, ठीक है। देशीकरण द्वारा, ये भी ठीक है, लेकिन भारतीय बैंकों में धन जमा करके ये गलत है, ठीक है। तो आपके मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमें नहीं का जवाब देना है। तो नहीं, भारतीय बैंकों में धन जमा करके नहीं पाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि देशीकरण नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है,
ठीक है, माता पिता की नागरिकता नहीं, भाई बहन की नागरिकता नहीं, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी मित्रता करने पर। देखिए, एक तरीका है, विदेशी पुरुष से अगर कोई विवाह करता है ना, तो उसे देशीकरण नागरिकता कही जाती है। जैसे अपने वहाँ सोनिया गांधी ने शादी किया था, ठीक है, राजीव गांधी से, तो उनको देशीकरण की नागरिकता प्रावधान के तहत मतलब क्या मिला था, नागरिकता मिली थी अपने देश में, ठीक है। अगर मान लीजिए विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, तो ये सारे प्रावधान आते हैं देशीकरण नागरिकता के अंतर्गत, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नागरिक बनने के लिए इनमें से कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। देखिए, राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन, किसी जाति का समर्थन, ठीक है। तो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर आपका क्या है कि आप राज्य की सदस्यता, ठीक है, क्योंकि उच्च परिवार की सदस्य कोई मत तो नहीं, किसी धर्म का समर्थन कोई बात नहीं, किसी जाति का समर्थन ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो राज्य की सदस्यता जरूरी है, ठीक है। जैसे राज्य क्षेत्र में आप 5 वर्ष पहले से रिसाइड करने वाली बात कही थी हमने आर्टिकल 5 में, तो ये वहाँ पे लागू होता है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नागरिक के लिए लोप होने का, सॉरी, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। जैसे सिटीजनशिप लॉस होता है ना लोगों का, नागरिकता चली जाती है, तो कैसे जाती है इसमें से आपको बताना है। परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, या भ्रमण के लिए विदेश जाने पर। तो इसमें कौन सा उपयुक्त है कि आपका नागरिकता लोप हो जाए, ठीक है। तो देशद्रोह का अपराध जो है ना, ये बहुत बड़ा अपराध है, तो ऐसी स्थिति है तो आपकी नागरिकता चली जाती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। और शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, या फिर किसी भी कार्य के लिए आप विदेश गए हैं और 7 साल तक भारत की मतलब एक्टिविटी में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, बिना बताए आप वहाँ पे रह रहे हैं ना, तो भी आपकी नागरिकता चली जाती है। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन पूरा लिखा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि 7 साल से अधिक अगर किसी विदेश में निवास कर रहे हैं भारत से बाहर, तो आपकी नागरिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो आप बर्खास्त हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने जानकारी दी ही नहीं अंडर 7 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित जो प्रावधान है, ठीक है, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता, तो ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था, अनुच्छेद 6 में इस बात की जिक्र है, और अनुच्छेद 7 में भी हमने जो जिक्र करी थी, ये भी पाकिस्तान से ये, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद यहाँ से जाके रिटर्न आने के बाद की प्रावधान है, ठीक है। तो इसका उपयुक्त आंसर आर्टिकल नंबर 6 हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कितने वर्षों तक लगातार बाहर, देखिए आ गया क्वेश्चन, तो ये तो आप ट्रिक मार के आगे बढ़िए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखिए 12, देखिए क्या बोल रहा है, नागरिकता प्राप्त करने में खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने में खोने के विषय में विस्तार से चर्चा, अभी हमने बताया था कि आर्टिकल जब 11 डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बताया था कि जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है या नागरिकता कानून है, उसमें बहुत डिटेल में बात की गई है ना। तो ये इसका सही जवाब हो जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछते हैं एग्जाम में आपसे डायरेक्टली, तो इन्हें आप ध्यान रखें। किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, निर्वाचन के दौरान, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो इसमें सारे सर्कमस्टांसेस मतलब इस क्वेश्चन के जवाब को फुल मतलब क्या करते हैं, परिपूर्ण करते हैं या फिर फील करते हैं ना। तो इसके लिए आपका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि अगर निर्वाचन चल रहा है तो भी आप रद्द नहीं कर सकते, आपातकाल की स्थिति है तो भी नहीं, युद्ध के दौरान भी किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीन सकते। लेकिन जैसे मान लीजिए युद्ध के दौरान आप, युद्ध चल रहा है जिस देश के साथ, उसके किसी व्यक्ति के साथ आप कोई वार्ता कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार की गोपनीयता शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपकी नागरिकता चली जाती है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस युद्ध के जस्ट समाप्त होने के बाद लागू की जाएगी। अब देखिए आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इसमें से आपको बताना है किसी भारतीय व्यक्ति का किस स्थिति में नागरिकता समाप्त हो जाएगी, त्यागने पर, वंचित किए जाने पर,
पर्यावसन द्वारा। ठीक है, तो इसमें सारे सही हैं। ठीक है, कि अगर आप रिनाउंस करते हैं, त्यागते हैं, तो भी वंचित किया जाता है, अगर आपको डिप्राइव किया जाता है तो भी, या तो फिर टर्मिनेट किया जाता है तो भी। तो ये सारे आपके सही जवाब हैं। ठीक है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में ये मेंशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो ध्यान से पढ़िए ऑप्शन। इसमें क्या कह रहा है, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता के लिए, बिल्कुल सही बात, नहीं प्राप्त है। संसद विधानमंडल के सदस्य होने के अधिकार, ये भी नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है ना, वो भी नहीं प्राप्त है। तो उपयुक्त सभी यानी कि सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही हो जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ना जैसे यहाँ पे आया तो आप इसको पच कीजिए, मतलब रोकिए और खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, इसको आप 1955 मार लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। शुरू में ही हमने डिस्कस कर दिया था कि ये इंग्लैंड से अपनाई गई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाले सक्षम निकाय कौन से हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हमने बात करी थी, क्या बात करी थी कि आर्टिकल 11 जो है इस विषय में किसको शक्ति देता है, आर्टिकल 11 इस विषय में शक्ति देता है, याद कीजिए, संसद को। ठीक है, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित कौन करेगा, संसद। संसद बोले तो पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन, ये फिर से रिपीट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यह एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद अपना खुद का आकलन कीजिए। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। जैसे कोई ब्रिटिशर्स है जो भारत में रह रहा है, तो इसमें से कौन से अधिकार वो दावा नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही बात। विधि के समक्ष समता का समानता का अधिकार कर सकता है। ठीक है, इसमें दे रहा है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें दे रहा है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार पे वो नहीं कर सकता। बाकी विधि के समक्ष समानता, ठीक है, आर्टिकल 14 है ना, जीवन आर्टिकल 21 ये भी है सबके लिए। ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता ये भी है। ठीक है, प्रतिबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, 15 जिसमें व्यवसाय की बात की जाती है, और आर्टिकल 19 का जी भी है जो व्यवसाय से रिलेटेड बात करता है। 15, 16, 19, 29, 30 है ना, ये इस आर्टिकल के अंतर्गत कोई विदेशी इन पे दावा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। और एक चीज़ और समझ लेते हैं, सिटीजनशिप कैसे लॉस होता है, हमने क्वेश्चन देख लिया था, फिर भी एक बारी देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसका प्रावधान हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में किया गया है, आर्टिकल 9 में भी किया गया था और आर्टिकल 11 में भी किया गया था, वो भी आप याद रखिए। ठीक है, ये कौन कौन से प्रोसेस से हो सकता है, रिनाउंस करके, टर्मिनेशन होता है उनका, और डिप्रीवेशन यानी कि नामंजूरी, बर्खास्तगी, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये सरकार करती है और ये भी सरकार करती है। ठीक है, देखिए नामंजूरी में क्या होता है कि आप मान लीजिए स्वैच्छिक वजह है, जब किसी शख्स को किसी अन्य देश की नागरिकता मिल जाती है, वो जो हमने बात करी थी आर्टिकल 9 में, ठीक है, तो उसे भारत की नागरिकता क्या होगी, छोड़नी होगी। अभी तक भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, अपने वहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, और जो कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से। ठीक है, तो ये रहा नामंजूरी वाली बात। अब बात आई टर्मिनेशन की, यदि जो मान लीजिए आपने दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली, तो आपको भारतीय नागरिकता क्या करनी होगी, बर्खास्त कर दी जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये है दूसरा टर्मिनेशन। ठीक है, और मान लीजिए वही युद्ध के समय आप मान लीजिए किसी मतलब इनमी राष्ट्र के साथ, दुश्मन राष्ट्र के साथ कोई व्यवहार या फिर किसी मतलब रहस्यमय मुद्दे पे या जानकारी देते हैं, ऐसे कोई भी क्रियाकलाप में पकड़े जाते हैं, तो भी आपकी नागरिकता रद्द हो जाती है, जिसे देशद्रोह कहते हैं। डिप्रीवेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्या होता है, अगर आपने पंजीकरण के द्वारा या फिर एक होता है नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है। ठीक है, तो ये है नेचुरलाइज सॉरी, नेचुरलाइजेशन के थ्रू या फिर आपने पंजीकरण के थ्रू आपने क्या ले रखी है, नागरिकता ले रखी है। तो ऐसी स्थिति में
आपकी अगर नागरिकता रद्द की जाती है संसद के द्वारा तो उसे डिप्रीवेशन बोलते हैं। और ये स्थितियाँ कब होती है, ठीक है, तो ये स्थितियाँ जब मान लीजिए आपने नागरिकता रद्द करने का आदेश कौन देगा, सरकार देगा। लेकिन ये मामले कब होंगे, जब आपने फर्जी तरीके से ले रखा है, आपकी मंशा नहीं है यहाँ पे रहने की, ठीक है, आपने गलत इंटेंशन से नागरिकता ले रखा है और फिर गलत डिटेल दे के नागरिकता ले रखा है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको डिप्राइव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा सिटीजनशिप का कंप्लीट एनालिसिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे नागरिकता से रिलेटेड, ठीक है। और देखिए इसमें ना 5 अमेंडमेंट भी हो चुके हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, और भी एक दो अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1919 की बात, सॉरी 2019 की बात चल रही है। तो ये सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, उतना डिटेल में आपसे क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को हम दोबारा से एक दूसरे सेशन में कवर कर लेंगे, जिससे आपकी सिटीजनशिप कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी। अभी देखिए 90% हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद दोस्तों। और देखिए आपका 15 सेकेंड का इन्वेस्टमेंट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है, जिससे हम कंटिन्यू बने रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।